हाय एवरीवन, सभी छात्रों को स्टडी आईएएस विथ आर के यादव में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। ये हमारे प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है। मैं डेली 5 क्वेश्चन आंसर राइटिंग के रूप में कराता हूं। मेरा टारगेट है 2013 से लेकर अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न हुए हैं सबको मैं क्रमबद्ध तरीके से आंसर राइटिंग करवा रहा हूं, बशर्ते आपको इन सभी प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। अगर आपने इन सभी को तैयार कर लिया तो मेरा दावा है कि आपको किस यूपीएससी के किसी भी प्रश्न को हल करने में कहीं से कोई कठिनाई नहीं होगी। चलिए हम सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में बाढ़ों को सिंचाई के और सभी मौसम में अंतर्देशीय नव संचालन के एक धारणी स्रोत में किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका को लिखेंगे। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान कम समय में होती है, जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। यदि बाढ़ के जल का वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाए तो इससे सिंचाई तथा वर्ष भर अंतर्देशीय नौयान के लिए उपयोगी संसाधन बनाया जा सकता है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। बाढ़ के जल का धारणी उपयोग देखेंगे। नदी बेसिन स्तर पर समेकित जल संसाधन प्रबंधन IWRM अपनाया जाए। अतिरिक्त जल के संग्रह हेतु जलाशय, चेक डैम, बैराज एवं जल भरण संरचनाएं विकसित की जाएं। नदी जोड़ों परियोजनाओं के माध्यम से अधिशेष जल को जल अभाव वाले क्षेत्रों तक पहुंचाया जाए। नहर नेटवर्क का आधुनिकीकरण कर सिंचाई क्षमता बढ़ाई जाए। नदियों की ड्रेजिंग एवं तट संरक्षण से वर्ष भर पर्यटन जल गहराई बनाई रखी जाए। राष्ट्रीय जल मार्गों का विकास कर कम लागत और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा दिया जाए। बाढ़ पूर्वानुमान, GIS तथा रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाए। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। बाढ़ को केवल आपदा नहीं बल्कि जल संसाधन के रूप में देखने की आवश्यकता है। वैज्ञानिक योजना, पर्यावरण संरक्षण और समन्वित नदी प्रबंधन के माध्यम से बाढ़ के जल को सिंचाई, अंतर्देशीय नव संचालन तथा जल सुरक्षा का अस्थायी आधार बनाया जा सकता है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्योंकि मैं प्रश्न के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए अगला प्रश्न पर। मानसून एशिया में रहने वाली संसार की 50% से अधिक जनसंख्या के भरण पोषण में सफल मानसून जलवायु को क्या अभिलक्षण समनुदेशित किए जा सकते हैं। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें उत्तर को लिखना है। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका को लिखेंगे। मानसून एशिया भारत, चीन, बांग्लादेश, दक्षिण पूर्व एशिया आदि विश्व की आधे से अधिक जनसंख्या का निवास क्षेत्र है। यहाँ की मानसूनी जलवायु कृषि, जल संसाधनों तथा खाद्य सुरक्षा का प्रमुख आधार है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। मानसूनी जलवायु की प्रमुख अभिलक्षण विशेषताएं देखेंगे। ग्रीष्म ऋतु में पर्याप्त एवं मौसमी वर्षा, उच्च तापमान तथा लंबी कृषि अवधि, उपजाऊ जलोढ़ मैदान गंगा, यांगत्से, मेकंग आदि, धान जैसी जल आधारित फसलों के लिए अनुकूल वातावरण, वर्ष में 2 या 3 फसलें लेने की सुविधा, नदियों, भूजल तथा सिंचाई के पर्याप्त स्रोत, विविध कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन और पशुपालन का विकास, घनी आबादी के लिए रोजगार एवं खाद्य उत्पादन की निरंतर क्षमता। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। क्योंकि हमें प्रश्न के अकॉर्डिंग 150 शब्दों में उत्तर को लिखना है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। मानसूनी जलवायु की पर्याप्त वर्षा, अनुकूल तापमान, उपजाऊ मिट्टी और बहुफसली कृषि प्रणाली ने मानसून एशिया को विश्व का प्रमुख खाद्य उत्पादक क्षेत्र बनाया है।
जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने हेतु जल संरक्षण, आधुनिक सिंचाई और जलवायु स्मार्ट कृषि को बढ़ावा देना आवश्यक है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। आधुनिक भारत में महिलाओं से संबंधित प्रश्न 19वीं शताब्दी के सामाजिक सुधार आंदोलन के भाग के रूप में उठे थे। उस अवधि में महिलाओं से संबद्ध मुख्य मुद्दे और विवाद क्या थे? सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका को लिखते हैं। 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज अनेक सामाजिक कृतियों से प्रभावित था। राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले तथा पंडिता रमाबाई जैसे समाज सुधारकों ने महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए व्यापक आंदोलन चलाए। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। महिलाओं से संबंधित प्रमुख मुद्दे एवं विवाद देखेंगे क्या क्या है। सबसे पहले सती प्रथा का विरोध तथा 1829 में इसका उन्मूलन किया गया। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया। बाल विवाह का विरोध तथा विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाने की मांग। महिला शिक्षा का प्रसार, कन्या विद्यालयों की स्थापना, पर्दा प्रथा और महिलाओं की सामाजिक स्वतंत्रता पर बहस, बहुविवाह का विरोध तथा एक पत्नी प्रथा का समर्थन, संपत्ति एवं उत्तराधिकार अधिकारों की मांग, सुधारों में औपनिवेशिक हस्तक्षेप बनाम भारतीय परंपरा को लेकर तीव्र विवाद उत्पन्न हुए। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। 19वीं शताब्दी के महिला सुधार आंदोलनों ने भारतीय समाज में समानता, शिक्षा और गरिमा की नींव रखी। इन प्रयासों ने स्वतंत्र भारत में महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों और लैंगिक न्याय की दिशा में मजबूत आधार तैयार किया। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्वतंत्र भारत में धार्मिकता किस प्रकार सांप्रदायिकता में रूपांतरित हो गई, इसका एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए धार्मिकता एवं सांप्रदायिकता के मध्य विभेदन कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। धार्मिकता का अर्थ धर्म के नैतिक, आध्यात्मिक एवं मानवीय मूल्यों का पालन करना है, जबकि सांप्रदायिकता धर्म का राजनीतिक या सामाजिक स्वार्थ के लिए उपयोग कर दूसरे समुदाय के प्रति वैमनस्य उत्पन्न करना है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। सबसे पहले हम उदाहरण देखेंगे। 1992 में अयोध्या विवाद के दौरान धार्मिक आस्था का राजनीतिक ध्रुवीकरण हुआ, जिससे कई स्थानों पर सांप्रदायिक हिंसा हुई। यह धार्मिकता के सांप्रदायिकता में बदलने का प्रमुख उदाहरण है। अब हम धार्मिकता एवं सांप्रदायिकता में अंतर देखेंगे। धार्मिकता प्रेम, सहिष्णुता और नैतिकता पर आधारित होती है। सांप्रदायिकता घृणा, भेदभाव और हिंसा को बढ़ावा देती है। धार्मिकता समाज में सद्भाव लाती है। सांप्रदायिकता सामाजिक एकता और राष्ट्रीय अखंडता को कमजोर करती है। धार्मिकता संविधान के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के अनुकूल है, जबकि सांप्रदायिकता उनके विपरीत है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। भारत की विविधता उसकी शक्ति है। धार्मिक स्वतंत्रता के साथ संवैधानिक मूल्यों, सामाजिक सद्भाव, संवाद और समान नागरिकता को बढ़ावा देकर ही धार्मिकता को सकारात्मक दिशा में रखा जा सकता है तथा सांप्रदायिकता पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। सूचना प्रौद्योगिकी केंद्रों के रूप में नगरों की समृद्धि ने रोजगार के नए मार्ग खोल दिए हैं, परंतु साथ में नई समस्याएं भी पैदा कर दी है। उदाहरणों सहित इस कथन की पुष्टि कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका को लिखेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी के विकास ने बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, गुरुग्राम और नोएडा जैसे नगरों को वैश्विक आईटी केंद्र बना दिया है। इससे रोजगार और आर्थिक विकास बढ़ा है, लेकिन कई सामाजिक एवं पर्यावरणीय चुनौतियां भी उत्पन्न हुई हैं। सबसे पहले हम मुख्य भाग पर अब चलते हैं। रोजगार के नए मार्ग देखें, क्या क्या मार्ग खुले। आईटी, बीपीओ, स्टार्टअप और ई कॉमर्स में लाखों रोजगार सृजित हुए। महिलाओं और युवाओं की कार्य भागीदारी बढ़ी। फ्रीलांसिंग एवं वर्क फ्रॉम होम जैसे नए अवसर मिले। उदाहरण
बेंगलुरु भारत की सिलिकॉन वैली, हैदराबाद आईटी हब एवं वैश्विक आईटी कंपनियों का प्रमुख केंद्र। टी हब। अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। नई समस्याएं क्या क्या हुई? महानगरों में ट्रैफिक जाम, प्रदूषण और आवास की ऊंची लागत बढ़ी, झुग्गी बस्तियों और असमान शहरी विकास में वृद्धि हुई, डिजिटल असमानता तथा पारंपरिक रोजगारों पर प्रभाव पड़ा, कार्यस्थल तनाव और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ी। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। आईटी आधारित शहरी विकास को स्मार्ट सिटी, हरित परिवहन, किफायती आवास, डिजिटल कौशल और समावेशी शहरी नियोजन के साथ आगे बढ़ाना आवश्यक है। तभी रोजगार सृजन और सतत शहरी विकास के बीच संतुलन स्थापित किया जा सकेगा। थैंक यू, धन्यवाद।